नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जायद में धान की खेती कैसे करें और अधिक पैदावार कैसे लें। प्रदेश में खाद्यान्न की निरंतर बढ़ती मांग, सिंचाई के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा रबी की फसल की मड़ाई के लिए आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि रबी की फसल के कटने तथा खरीफ की फसल की बुआई के आरंभ होने के बीच के समय अर्थात जायद में भी कुछ खाद्यान्न उगाया जाए। जायद में धान के प्रयोग से यह विदित हुआ है कि जायद में धान की खेती निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में किया जाना उचित होगा। वैसे तो दक्षिण भारत में प्रांतों में रबी एवं जायद में धान की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है, लेकिन अपने प्रदेश तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में तापक्रम बहुत कम ठंड के कारण जायद में धान की खेती की कुछ कठिनाइयाँ हैं। जायद में इसकी खेती के लिए बुआई विधि एवं समय पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं जायद में धान की खेती कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, खरीफ में बोई जाने वाली सभी किस्म जायद में नहीं उगाई जा सकती। उत्तर भारत में जायद में धान की खेती के लिए शीघ्र पकने वाली ऐसी किस्म जिनके बेड की अवस्था में पौधे में ठंड सहन करने की क्षमता तथा बाली बनते निकलते तथा दाना बनते समय पौधे में कड़ाके की धूप सहने की क्षमता होनी चाहिए। जायद के लिए नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, गोविंद पंत धान 12, बरानी द्वीप, शुष्क सम्राट एवं अश्वनी किस्में उपयुक्त पाई गई हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, जायद में अधिक उपज के लिए खरीफ की अपेक्षा कुछ घनी रोपाई अथवा बुआई करते हैं, क्योंकि गर्मी में पौधे के गिरने की संभावना कम होती है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 30 से 40 किलोग्राम तथा सीधी बुआई के लिए लगभग 60 से 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं बीज शोधन की। तो किसान भाइयों, नर्सरी डालने से पूर्व बीज शोधन अवश्य कर लें। इसके लिए जहाँ जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग की समस्या हो, वहाँ 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन को मिलाकर रात भर पानी में भिगो दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी डालें। यदि सकाड़ू झुलसा की समस्या क्षेत्रों में नहीं है तो 25 किलोग्राम बीज को रात भर पानी में भिगोने के बाद दूसरे दिन निकालकर अतिरिक्त पानी निकाल जाने के बाद 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बनडाजिम को 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर बीज में मिला दिया जाए। इसके बाद छाया में अंकुरित करके नर्सरी बुआई करनी चाहिए। अब बात करते हैं बुआई विधि की। तो किसान भाइयों, जायद में धान की खेती बुआई की दोनों विधियां अर्थात सीधी एवं रोपाई विधि द्वारा की जा सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई के समय का। तो किसान भाइयों, जायद में धान की खेती के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि इस मौसम में फसल को पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ तापक्रम की कठिनाई के कारण बुआई की अवधि भी बहुत ही सीमित हो जाती है, जिसके कारण विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। यदि धान की बुआई रोपाई विधि से करनी है तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक धान की बेहन अवश्य डाल दें। क्योंकि अपने यहाँ इस समय रात में तापक्रम बहुत ही कम रहता है, तो इतने तापक्रम पर बीज का जमाव पूरी तरह से नहीं हो पाता है तथा धान के पौधे अच्छी तरह से इस तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं। अतः उनको क्षति से बचाने के लिए पॉलीथीन के चादरों या पुआल से ढक देना चाहिए, जिससे कि पौधे की ठंड से बच जाएं तथा उनको हवा एवं प्रकाश भी प्राप्त हो सके। किसान भाई, 10 बजे दिन से लेकर 3 बजे शाम तक पॉलीथीन की चादर हटाई जा सकती है, परंतु 3:30 बजे शाम से पुनः ढकना आवश्यक है। यदि बेट की बुआई इस अवधि में पॉलीथीन की चादर की कमी अथवा अन्य कारणों से न हो सके तो रोपाई न करके मार्च के प्रथम पखवाड़े के अंदर सीधी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाई, 15 मार्च के बाद न तो बेहन डालनी चाहिए न तो सीधी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बुआई या रोपाई करने से फसल अपना जीवन चक्र जायद में समाप्त नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप खरीफ की फसल की बुआई में बाधा पड़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूरी की। तो किसान भाई, यदि खेत अधिक उपजाई है तो लाइन से लाइन की तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि खेत औसत उपजाई है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद की मात्रा तथा खाद देने का समय। किसान भाइयों, जायद में बोनी किस्म के लिए 150 किलोग्राम नत्रजन,
75 किलोग्राम फास्फोरस व 75 किलोग्राम पोटास तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस, पोटास एवं जिंक सल्फेट की कुल मात्रा बुआई तथा रोपाई के समय बेफर प्रयोग करना चाहिए तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा की आधी अर्थात कुल मात्रा की 1/4 बुआई अथवा रोपाई के 3 सप्ताह बाद देना चाहिए तथा फिर शेष मात्रा पुनः 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान भाइयों, जायद में धान की खेती पानी के लिए पूर्णतः सिंचाई पर ही निर्भर करती है तथा जायद का मौसम अत्यधिक गर्म, शुष्क एवं तेज पछुआ हवा के कारण पानी की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा और बढ़ा देती है। जायद में धान की सफल खेती के लिए सिंचाई लगातार आवश्यक पड़ती है। धान में बाली बनने से पहले सिंचाई और तीसरे चौथे दिन तथा बाली बनने के समय से दाना भरते तक दूसरे तीसरे दिन करना चाहिए। इस तरह धान की किस्म एवं भूमि के आधार पर आवश्यकता की जानी चाहिए कि कितना पानी देनी चाहिए, उसको समय समय पर जायद में पानी देना चाहिए। अब बात करते हैं निराई एवं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, धान के खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करना चाहिए। यह कार्य आप खरपतवार नाशी कृषि रसायनों द्वारा भी आप कर सकते हैं, जिसमें से आपको बूटा क्लोर का प्रयोग कर सकते हैं या पेट्ला क्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कटाई की। तो किसान भाइयों, किस्म नरेंद्र 118 तथा नरेंद्र 97, गोविंद पंत धान 12 115 से 120 दिन, साकेत 4 115 दिन अथवा अश्वनी 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं उपज की। तो किसान भाइयों, जायद में धान की उपज खरीफ की तुलना में अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।